Welcome back again. I'm Rajesh Mohan, and in this particular video, I'm going to talk about NABARD Grade A Mains 2023. So the exam was held yesterday on 19th November in two shift paper for paper 1 and paper 2. So the first thing that I am going to discuss in this video is the cutoff. What could be the possible cutoff? Those who have attempted the paper, they must be curious to know about the possible cutoff. And based on the previous year's trend, I am going to provide you that. Okay, apart from that, I will also discuss the exam analysis, which could be very important for all those who are preparing for NABARD 2024, because knowing about the difficulty of paper, sources of the questions, trends of the questions provide you head start how you need to approach this exam, how you need to prepare this exam, so that you should be ready for the next exams, okay, as well as any kind of surprises in next year. सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एक क्वेश्चन जो आप में से काफी सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो वो ये है कि रिजल्ट कब आएगा। एज पर मी द रिजल्ट वुड बी कमिंग इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर और द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। मोस्टली आपको रिजल्ट 31 के अराउंड, जो दिसंबर के अराउंड, वो आपको आ जाएगा। इन सम केसेस इफ देर आर सम डिले देन इट कैन गो टू जनवरी ऑल्सो, और जनवरी फर्स्ट वीक तक आपको जो है वो रिजल्ट आ सकता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। Guys, as you know, I provide courses for regulatory bodies, mostly RBI and NABARD अभी के लिए। बाद में सेबी के लिए भी आपको कोर्स जो अंडर प्लान्ड है वो भी लॉन्च करने वाला हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए भी टेस्ट प्रोवाइड करता हूँ और गाइडेंस फॉर आंसर राइटिंग के लिए हेल्प प्रोवाइड करता हूँ। पीआईबी एंड ईएसआई करंट अफेयर्स मैगजीन भी आता है। तो ये चार जो है मेजर कोर्सेज आते हैं। तो आप अगर आरबीआई नाबार्ड का प्रिपरेशन करते हो, आप जो है मेरे कोर्स को भी एक तरह से कंसिडर कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि कंपेयर इट विद अदर्स ऑल्सो, अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि मुझे लगता है कि माइन वन इज द मोस्ट अफोर्डेबल वन। एट द सेम टाइम इट कवर्स ईच एंड एवरीथिंग। आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो 1499 रुपीज में मैंने नबार्ड का कोर्स प्रोवाइड किया वो कितना बेनिफिशियल था, उससे कितने क्वेश्चंस आपको फंसे हैं। ओके, वो सारा चीज आपको दिखाऊंगा। तो जो लोग 4000 का कोर्स कर देते और जो 1500 का कोर्स कर देते उसमें क्या डिफरेंस रहता है आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो 2024 के लिए कोर्सेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है आरबीआई के लिए। उसी तरह से अगर आप नबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2024, तो आप दोनों कोर्स ले सकते हो या दोनों का कॉम्बो कोर्स ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स अवेलेबल है। साथ ही साथ आप मेरे वेबसाइट brajesmohan.in को भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कोर्सेज के बारे में। So first, let's discuss about the cutoff. So whatever the cutoff in 2021 and 2022, and at that time whatever the regions, चूंकि मैंने आपको 2021 से भी मेंस क्लियर किया हुआ है और 2022 से भी मैंने मेंस क्लियर किया हुआ है। So I would share you the experiences what were there at that time. देखो, सबसे पहली बात क्या, जब 2021 से पेपर हुआ था, दैट टाइम इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम द डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग थिंग इंट्रोड्यूस्ड। मतलब कि जो ये नया एग्जाम का पैटर्न है वो 2021 में पहली बार आया था। सो नॉट मेनी पीपल वर well versed with the descriptive answer writing. At the same time, when the paper were held, वहां पर एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था, और वो ये था कि एक क्वेश्चन को मैंडेटरी कर दिया गया था 15 मार्क्स में भी और एक 10 मार्क्स में भी। और जो 15 मार्क्स में मैंडेटरी क्वेश्चन था वो क्रॉस ब्रीडिंग पर था, विच नॉट मेनी पीपल हैड रीड। ओके, क्योंकि वो एक तरह से आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, सरप्राइजिंग क्वेश्चन था। अभी सभी लोगों ने पढ़ लिया, थोड़ा बहुत आप आंसर कर पाओगे, लेकिन उस टाइम पर वो एक सरप्राइज एलिमेंट था। बाद बाकी ऑब्जेक्टिव उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था, ऑब्जेक्टिव डुएबल था और अच्छा खासा लोगों ने उसमें परफॉर्म किया। लेकिन वहां पर क्या हुआ ना कि 2021 में 2 मार्कर क्वेश्चन और 1 मार्कर क्वेश्चन का इक्वल वेटेज था। मीन्स ऑल द क्वेश्चंस वेर ऑफ इक्वल वेटेज। इट वाज नॉट लाइक 2 मार्क्स एंड 1 मार्क्स, ऑल द क्वेश्चन हैड इक्वल वेटेज। इसीलिए आप देख सकते हो कि 118.42 लिखा हुआ है, वरना 0.25 और 50 और 75 होना चाहिए। 4292 का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इक्वल वेटेज ले लिया गया था हर एक क्वेश्चन का, इसीलिए लिखा गया है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ईएसआई में हाईएस्ट मार्क्स 35 पॉइंट कुछ था, मेरे आपको 33 कुछ पॉइंट कुछ मार्क्स नहीं 36 कुछ हाईएस्ट था, मेरे 35.49 मार्क्स आपको थे। आई वाज द थर्ड और फोर्थ हाईएस्ट इन ऑब्जेक्टिव सेक्शन ऑफ दैट ईयर। हालांकि मैंने डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन छोड़ दिया था, तो उस तरह से मेरे मार्क्स नहीं आए थे डिस्क्रिप्टिव में। ओके, सो 118 इसलिए आपको है कि एक तो चूंकि फर्स्ट टाइम पेपर हुआ था नए पैटर्न पर, और दूसरा कि आपको मैंने बताया कि अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। सो 118 वाज द कट ऑफ दैट ईयर।
If we go to 2022, this year there were no surprises in descriptive answer writing, even the descriptive English paper was same to same 2021, like same to same 2021, even the word limit were similar. Okay, तो यहाँ पर क्या हुआ कि देखोगे तो उस तरह से कोई सरप्राइज नहीं था, मोस्ट पीपल वर एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, barring the six technical questions in objective section, paper to objective sections, which were based on agriculture static NABARD bankable project. तो वो क्वेश्चन में भी जो तीन क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री का था, जो पिग पर क्वेश्चन था, ओके, उसमें से दो क्वेश्चन डुएबल था, एक डुएबल नहीं था, मतलब सबके लिए नहीं था डुएबल। तो चार क्वेश्चन कह सकते हो, 4 into 2 मार्क्स, वही एक तरह से था, आपको वो डिफिकल्टी जो सरप्राइजिंग क्वेश्चन था। और कुछ क्वेश्चंस 1 मार्कर के आप कह सकते हो स्टैटिक में कंफ्यूजिंग थे, ट्रिकिंग थे। तो उस हिसाब से अगर लगा दें तो 10 से 12 मार्क्स को आप रखोगे कि ट्रिकी वाले में, बाद बाकी 38 to 40 मार्क्स जो वो सबके लिए डुएबल थे, सब लोग कर सकते थे। एंड इसीलिए लास्ट ईयर काफी लोगों के 40 प्लस मार्क्स आए थे ऑब्जेक्टिव में, इवन डिस्क्रिप्टिव, एज इट वाज नॉट सरप्राइजिंग, सो पीपल वर एबल टू स्कोर 40 प्लस इन द डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग ऑल्सो। So paper one, if I talk about the paper one was similar to 2021, मतलब 21 और 22 दोनों में जो है पेपर वन में एवरेज मार्किंग की गई थी, एंड दोज हु हैड क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू देयर स्कोर्स वेर अराउंड 58 to 65, बैरिंग अ फ्यू 1 to 2 पीपल, 58 to 65 ही आपके उनके स्कोर्स थे। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं जो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग था, यहां पर 72-75 था। ये चीज जो है यहां पर आपको 82 के लगभग 78 to 82 चला गया था। इसका रीजन मैंने बताया आपको कि डिस्क्रिप्टिव में कोई सरप्राइज नहीं था, ऑब्जेक्टिव में लोग थोड़ा बहुत गैस वर्क वगैरह रिस्क लेकर जो है 40 प्लस 41 42 स्कोर कर पा रहे थे, और ऐसे 50 प्लस लोग थे जिन्होंने 40 प्लस स्कोर किया था। तो वो चीज आपको यहाँ पर जो है ध्यान देने की बात है, इसलिए यहाँ पर ये एलिमेंट रहता है। अब 2023 में बात करते हैं, 2023 में क्या हुआ है। 2023 की बात करते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश जो है वो इंग्लिश में ऐसे आपको नंबर ऑफ वर्ड जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं। हियर यू हैव अ वर्ड लिमिट ऑफ 500 वर्ड्स टू 520 वर्ड्स। So if I talk about the 500 to 520 words, in such case, more the word limit means more chances of grammar, spelling, and typing mistakes. And these are the technical things. Remember, in IPS health exams, these things matter a lot. अगर आपने वर्ड लिमिट अच्छे से लिखा कंप्लीट किया है, आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, टाइपिंग मिस्टेक्स ये सब काफी कम किया, मिनिमल मिस्टेक्स है, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश राइटिंग। मतलब आप और लोगों से एवरेज से अच्छा मार्क्स, मतलब 62 63 जो है आप अटेम्प्ट, मतलब 63 के लगभग आप ला सकते हो। ये चीज आपको यहाँ पर डिफरेंस होती है। तो यहाँ पर जो है चूंकि उन्होंने 500 वर्ड्स जो दे दिया है, इस कारण से इस बार चांस है कि काफी लोगों के जो है ग्रामर स्पेलिंग में ज्यादा मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट एक तरह से आपको दिख सकता है। लेटर सेम टू सेम है, इवन जो टॉपिक्स भी जो पूछा गया है वो सिमिलर टू लास्ट ईयर है, थोड़ा बहुत वर्ड की चेंजिंग है। इवन आप देख सकते हो कि ये सारे टॉपिक्स मॉक टेस्ट जो मैं डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट लेता हूँ उनमें इन टॉपिक्स को कराया गया था, लेटर राइटिंग के टॉपिक्स को कराया गया था। फिर इसी राइटिंग पर आपको शॉर्ट वीडियोज बिकमिंग न्यू सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल, ये आर्टिकल है, इसी को पिक किया गया था और यहीं से आपको दिया गया था। सो पेपर वाज ऑलमोस्ट सिमिलर टू 2021 और 2022 एक्सेप्ट दैट द वर्ड लिमिट ऑफ ऐसे वाज इंक्रीज्ड। ओके, ये एक फैक्टर था। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, आप ऑब्जेक्टिव देखो। हाँ, अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन का सोर्स क्या था, तो जैसे कि मैंने दिखाया कि आपको यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट था एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजी पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। यहाँ पर ये भी पूछा था कि गिव ब्रीफ आइडिया अबाउट 5 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, तो ये एक टॉपिक था। दूसरा था रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड टू सोशल मीडिया रिलेटेड टू वर्क लाइफ बैलेंस। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो था आपको रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स, मैंने जो टॉपिक दिया था उसमें आपको रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स अवेलेबल था, उसके बारे में मैंने कोऑपरेटिव्स का जो रोल है रूरल डेवलपमेंट में क्या है उसके बारे में, इवन इसके पर फॉर्डर मटेरियल भी जो आपको पीआईबी मैगजीन में भी और जो मेरा कोर्स है उसमें आपको इस पर फॉर्डर मटेरियल भी दिया गया था। ओके, सो दैट वाज अवेलेबल। अब यहाँ पर देखो कि 1 जुलाई 2023 को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका जो थीम रहता है वो है कोऑपरेटिव्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मुद्दा होता है, इस पर भी, इस डे को जो है बड़े पैमाने पर कोऑपरेटिव्स भी सेलिब्रेट किया गया था, कोऑपरेटिव डे के रूप में सेलिब्रेट किया था मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स के द्वारा, और ये पीआईबी में काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर न्यूज में भी था।
तो दैट्स हाउ आई बिलीव कि ये एक सोर्स रह सकता है, ये एक एग्जामिनर के माइंड में जो ट्रेंड रह सकता है कि यस कोऑपरेटिव्स चूंकि बार बार न्यूज में आ रहे हैं, कोऑपरेटिव्स पर काफी कुछ किया जा रहा है और नबार्ड जो कोऑपरेटिव्स के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है कोऑपरेटिव प्रमोशंस के लिए, तो मे बी दैट कुड बी द वन रीजन जहां से कोऑपरेटिव्स को उन्होंने पिक किया है। ओके, उसके अलावा ये एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पर आपको लिखना था, तो ये भी काफी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने यही दोनों में से लिखा है, या तो कोऑपरेटिव्स या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पर लिखा है। ओके, सो दिस वाज द लिस्ट, ऐसे लिस्ट दैट आई हैड शेयर्ड। इसमें से देखोगे ऐसे लिस्ट में से आपको इवन डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के क्वेश्चन, जैसे कि राइजिंग पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक, डिविडेंड और डिजास्टर, 10 मार्कर क्वेश्चन है, इस पर पूछा गया है। देखो एक और उसी में पूछा, विल इंडिया टर्न ओल्ड बिफोर बिकमिंग डेवलप्ड। अभी आरबीआई ग्रेड बी का इंटरव्यू चल रहा है, वहां पर काफी लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो कि एक रिपोर्ट आया हुआ है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट आया हुआ है 2023, यूएनएफपीए के द्वारा रिलीज किया गया है। ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जहां पर की जो सिल्वर इकोनॉमी है, जो सीनियर सिटीजन है, एल्डर केयर है, उसके बारे में बात की गई, कैसे भारत जो एक तरह से एजिंग हो रहा है, तो उस पर किस तरह से आपको जो है ये एल्डर केयर के लिए प्रोग्राम्स वगैरह बिल्ड करने चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस भी इसमें रिस्पॉन्सिबल था, तो वो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, और ये रिपोर्ट को मैंने काफी बड़े पैमाने पर कवर किया हुआ है पीआईबी मैगजीन। एट द सेम टाइम मैंने आपको एल्डर केयर, सिल्वर इकोनॉमी देख सकता हूँ, सिल्वर इकोनॉमी के बारे में मैंने बात की हुई है, इस पर आपको कंटेंट भी प्रोवाइड किया गया है कोर्स में, पीआईबी मैगजीन में भी आपको कवर किया गया, वहां पर भी आपको इसके लिए फॉर्डर मटेरियल अवेलेबल है। तो इसीलिए ये टॉपिक काफी एक बर्निंग टॉपिक था, इस पर काफी ज्यादा चांस था क्वेश्चन पूछे जाने का, डेमोग्राफिक डिविडेंड पर, क्योंकि इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री बना, पहले एक रिपोर्ट आई, दूसरी रिपोर्ट क्या आती है, दूसरी रिपोर्ट आती है इंडिया एजिंग रिपोर्ट, तो दो अलग अलग रिपोर्ट आई, इसलिए आपको ये चीज काफी पॉसिबिलिटी था। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द फेज टू, पेपर टू, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। सो पेपर टू के अगर क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, I know the questions were not direct in nature, questions were bit tricky in nature this time, और इसका एक रीजन क्या है वो मैं बताना चाहता हूं, कि कहीं ना कहीं इस बार का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, ओके, चूंकि मैंने पिछले 2 साल का एग्जाम दिया तो इसलिए मैं बता सकता हूं कि इस बार का जो पेपर है वो मैं कह सकता हूं कि ये आरबीआई ग्रेड बी के ईएसआई को बेसिकली मैच करने की कोशिश की गई है। और अगर आरबीआई ग्रेड बी के ईएसआई को कुछ भी मैच करता है, समझ सकते हो कि आरबीआई ग्रेड बी का ईएसआई में स्कोर होता है ऑब्जेक्टिव में, वो 20 नंबर, 22 नंबर, 25 नंबर, 14 नंबर, 18 नंबर, इस तरह से रहते हैं। इस तरह का पेपर वो लोग आरबीआई वाले इस तरह का डिफिकल्ट पेपर पूछते हैं। तो मुझे लगता है नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट कहीं ना कहीं उसी लेवल पर को टच करने की या उसी तरह के पेपर बनाए जाने की कोशिश की गई है यहाँ पर इस नबार्ड में भी। और इसका एक इम्पैक्ट यही दिखा है कि जो लास्ट ईयर 40-42 के लिए लोग हल्ला कर रहे थे, वो इस साल 30-32 में सिमट गई है, 32-33। कुछ लोग हैं जो कि 35-36 ला रहे हैं, वो भी वैसे लोग हैं जो लकी रह गए हैं। ओके, कि मतलब उन्होंने तुक्का मारा और उनका उनका जो है लग गया, तो वैसे लोग ही आपको 36-37 वाले मिलेंगे, बाद बाकी मैक्सिमम लोग आपको जो है वो 30-32-28 इस तरह से मिलने वाले हैं। और ये इसीलिए भी होता है क्योंकि आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस था, जो ऑप्शंस दिए गए थे वो काफी एक तरह से ट्रिकी ऑप्शंस थे, दे वर नॉट डायरेक्ट इन नेचर, क्वेश्चंस वर इवन नॉट डायरेक्ट इन नेचर, तो उस कारण से इट नीडेड सम काइंड ऑफ डेप्थ इन योर प्रिपरेशन। ओके, और इस कारण से मैं कह सकता हूं कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन वेयर डिफिकल्ट दिस टाइम कंपेयर टू लास्ट 2 years। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि 5 to 6 मार्क्स का डिफरेंस बनेगा, और वो कट ऑफ पर इसका डिफरेंस दिखने वाला है। ओके, अब मैंने कितना चीज कवर किया वो बताता हूं। तो कंप्यूटराइजेशन ऑफ टैक्स लास्ट ईयर कैबिनेट ने अप्रूव किया था, इस साल एक कमेटी बनी, सुरेश प्रभु के नेतृत्व में कमेटी बनी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स ने ये कमेटी बनाई, जून के महीना का न्यूज है। उसके अलावा भी कोऑपरेटिव डे जब सेलिब्रेट हुआ 1 जुलाई को, फिर से आपको कोऑपरेटिव न्यूज में था, तो बार बार कोऑपरेटिव न्यूज में था। तो ये कंप्यूटराइजेशन ऑफ टैक्स जो था, इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 4 क्वेश्चन है। ओके, और ये मैंने कवर किया हुआ, आप देख सकते हैं मेरा स्कीम्स कॉम्पेडियम है, यहाँ पर इसको आपको कवर किया गया है, ये चीज आपको अवेलेबल है। देन कम्स द मनरेगा बेस्ड पैराग्राफ। मनरेगा बेस्ड में क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन था, एक था कि जो फॉरेस्ट एरिया होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया होता है या ड्राउट रीजन होते हैं, ऑल्दो देर आर 100 days, मतलब 100 दिन का रोजगार जो है प्रोवाइड करना है, गारंटी आपको रोजगार प्रोवाइड करना है। बट इन केस ऑफ ड्राउट एरिया और इन केस ऑफ फॉरेस्ट एरिया ये आपको बढ़कर 150 दिन आता है, 50 एडिशनल आता है, काफी बार न्यूज में रहता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसे पीआईबी में कवर किया गया है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये लगभग लोगों ने मार्क किया है, सही मार्क किया है,
एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के बारे में, ये क्या फ्रेमवर्क होता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या होता है, हाउ मच unemployment allowance is given at least one fourth of the minimum wage for the first 30 days, half of the minimum wage thereafter। अब allowance किसको मिलते हैं, when is wage seeker entitled to an unemployment allowance, if demanded employment is not provided within 15 days the applicant is entitled to an unemployment allowance, if the worker is provided beyond 5 किलोमीटर, अगर आपको 5 किलोमीटर के अंदर जो है वो रोजगार नहीं मिलता है तो आपको ट्रेवल अलाउंस 10% जो है वो मिलता है। और ये अलाउंस कौन देता है, ये अलाउंस जो है स्टेट गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल नहीं देता है, ये ध्यान रखना, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये भी आपको स्कीम कॉम्पेडियम में मनरेगा के अंतर्गत आपको चीजें कवर की गई है। ओके, अब जैसे मैंने बोला कि कॉपरेटिव्स वाला देख सकते हैं कि ये 5 जून का न्यूज है, ये आपको पीआईबी मैगजीन में कवर किया जा चुका है। ओके, कि मीटिंग हुआ था जहां पर कि जो चेयरमैन ऑफ नेशनल लेवल कमिटी फॉर ड्राफ्टिंग न्यू नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी है, कॉपरेशन पॉलिसी है, श्री सुरेश प्रभु के नेतृत्व में उसने प्रेजेंटेशन दिया था और इस पर भी मैंने एक क्विज भी कंडक्ट किया था। ये क्विज मैंने आपको टेलीग्राम पर कंडक्ट भी किया था, वो भी आप देख सकते, चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये चीजें आपको यहाँ पर है। उसके अलावा अगर बात करें स्वामित्व, पीएम विश्वकर्मा, ये सब तो काफी बार कवर किया चुका है, केबीके कमिटी, मल्टीपल, ये सब एग्रीकल्चर स्टैटिक वाले पीडीएफ में कवर्ड है। तो 6 क्वेश्चंस वे आर कवर्ड ओवर हियर आल्सो। अब देखो एक स्टिकल सेल अनीमिया क्वेश्चन था, ये भी काफी लोग बोल रहे हैं कि कहीं नहीं है, लेकिन जुलाई के महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने जो शेड्यूल मध्य प्रदेश है वहां से नेशनल स्टिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन लॉन्च किया था। आप देख सकते हैं पीआईबी मैगजीन है वहां पर, और ये स्टिकल सेल के बारे में, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो था वो स्टिकल सेल के बारे में था, रेदर देन आस्किंग फॉर द अबाउट द प्रोग्राम। इसीलिए कह सकते हैं कि 3 में से 2 क्वेश्चन ही आपको कवर किए गए थे, एक क्वेश्चन कवर मेरे द्वारा नहीं किया गया था। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की अगर बात करें 15 मार्क्स और 10 मार्क्स। इन 15 मार्क्स, इन 15 मार्क्स एक क्वेश्चन मैंडेटरी होता है, 10 मार्क्स भी एक क्वेश्चन आपको मैंडेटरी होता है। यू हैव ऑप्शन टू अटेम्प्ट 2 आउट ऑफ 1, मतलब 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, इसमें से आपको ऑप्शंस होते हैं। अब यहां पर देखो कि जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन था, as I said, not everyone do the agriculture extension that well. Okay, और काफी लोग रिकमेंड भी नहीं करते, काफी सारे कोचिंग वगैरह आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को डिस्क्रिप्टिव के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं, तो इसीलिए लोग इसको छोड़ देते हैं। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर था वो एक सरप्राइजिंग था कि डिस्कस 12 मेथड्स ऑफ एक्सटेंशन। मुझे लगता है कि ये पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ होगा क्योंकि रिकॉल करना डिफिकल्ट है और नॉट एवरीवन कवर्स दिस थिंग। आप देख सकते हैं कि 2 यहाँ पर क्वेश्चन है, 15 और 16 नंबर, ये 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने डिस्क्रिप्टिव मॉडल आंसर पीडीएफ के सेकंड पेज पर दिया हुआ है, अपार्ट फ्रॉम गिविंग द चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं कि चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चंस, जो पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, ताकि मैं बोलता हूं कि आप इस पर प्रैक्टिस कर लो, इससे बाहर नहीं जाता है कुछ भी। तो आप देख सकते हैं कि जो फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजी वाला चैप्टर था, यूनिट था, उसमें मैंने सोशल फॉरेस्ट्री और सेकंड क्वेश्चन एग्रो फॉरेस्ट्री दिया हुआ था। एग्रो फॉरेस्ट्री भी पूछा है। इश्यूज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया, आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स इन मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस इन इंडिया, क्वेश्चन नंबर 16, इस पर आपको मॉडल आंसर भी नीचे दिया गया है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पर भी आपको दिया गया है, नीचे आंसर्स आपको मॉडल आंसर्स भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। फिर क्या है, प्रिसीजन फार्मिंग, यूज ऑफ आईसीटी, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन होगा जहां पर कि आपको बोला गया है, हाँ एक क्वेश्चन था ऐसे में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी 5 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, इस पर भी मैंने आपको जो है नीचे आईसीटी कौन कौन सी चीजें आपको वो सब के बारे में टेक्नोलॉजी पर दिया हुआ मॉडल आंसर्स दिया हुआ है, इसको आप ऐसे में इस तरह से उस पर लिख सकते थे, इसका इस्तेमाल आप कर सकते थे। ओके, सो दैट वाज द थिंग। डिटेल्स ऑफ इंक्रीज आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ये वाला जो है मैंने ऐसे के रूप में किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 15 सितंबर का न्यूज है, आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स राइजेज शोज ग्रोथ अक्रॉस ऑल सेगमेंट। तो इसी को पिक किया, चूंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ग्रीन ग्रोथ, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट ऑल्सो कम्स अंडर नबार्ड टेरिटरी, नबार्ड ऑल्सो वर्क्स फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो इसीलिए आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो आपको एक तरह से इकोनॉमिक्स का पार्ट हुआ, फाइनेंस का पार्ट हुआ, लेकिन नबार्ड के एरिया में भी आता है, इसीलिए नबार्ड ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। ओके, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जैसे कि मैंने बोला कि ये कई बार आपको रिकमेंड कर चुका है, तो वहां से आपको था ही, तो ये सारी चीजें आपको इस तरह से देख सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम
द कोर्सेज और द थिंग्स दैट आई प्रोवाइडेड। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ बाहर से पूछ रहा है या कह सकते हैं आपको आउट ऑफ द बॉक्स है। आपको सोर्सेज यहाँ पर मैंने सारे के सारे दिखाए हैं कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है, क्या थॉट प्रोसेस रहता है क्वेश्चन पिक करने में, किस तरह से जो बर्निंग टॉपिक्स होते हैं उसको कैसे आपको प्रिपेयर करना होता है। अब एक देखो कि डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय, मैंने 2 से 3 जो है वो मॉडल आंसर्स प्रिपेयर करके एक नबार्ड के बारे में दिया था कि नबार्ड कैसे रिस्पॉन्सिबल है रूरल, आपको एक तरह से रूरल डेवलपमेंट के लिए, कि नबार्ड के क्रिटिकली एनालाइज द रोल्स ऑफ नबार्ड इन रूरल डेवलपमेंट, एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय रूरल क्रेडिट इन इंडिया एंड सजेस्ट रिफॉर्म टू एड्रेस देम। ये 11 नवंबर का आपको देख सकते हैं, कोई आपको जो है डेट भी दिया हुआ टेलीग्राम पर, आप चले जाना देखकर, पुराना मैसेज है मैंने पिन कर दिया, आप चेक कर सकते हैं। तो 11 नवंबर का आपको डेट है, तो उस डेट पर आप देख सकते हैं कि ये अवेलेबल है। 2 से 3 मैंने आपको इस तरह से दिए थे, एंड उसमें से भी आपको ये देख सकते हैं कि डायरेक्टली ये पूछा गया है। कहाँ गया, रूरल क्रेडिट मैंडेटरी क्वेश्चन था। क्रेडिट पेनेट्रेशन रूरल इंडिया, फार्मर्स आर स्टिल इन क्लच ऑफ ऑन द हैंड्स ऑफ मनी लेंडर्स। ये नोबार्ड 2021 का भी क्वेश्चन इसी तरह का था, सिमिलर ट्रेंड पर क्वेश्चन पूछा है। आप देख सकते हो मेरा क्वेश्चन देखो, इंडियन रूरल फाइनेंशियल फेसेस नंबर ऑफ चैलेंज that impedes the effectiveness of providing inclusive and sustainable financial services। जैसे देखो लिमिटेड एक्सेस टू फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विस एंड लो बैंकिंग पेनिट्रेशन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, सीजनलिटी ऑफ इनकम, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई, सजेस्टेड रिफॉर्म से आपको दिया गया है। तो ये कंटेंट आप यूज कर सकते हैं, मटेरियल आप यूज कर सकते थे। तो आप देखोगे कि चीजें आपको ऑलरेडी कवर की गई है। ऐसा नहीं है कि मैं जो कोर्स दे रहा हूँ उसमें मेरा कोर्स से कुछ फंसा नहीं, सारी चीजें आपको आई है। और द 1500 कोर्स वर आल्सो वर्थ द 3000 रुपीज कोर्स दैट अदर्स आर प्रोवाइडिंग, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ओके, तो आप जरूर एक बार कंसिडर किया करो। ओके, अभी तो उतना पॉपुलर नहीं हूँ, तो काफी लोगों को पता भी नहीं है कोर्सेज के बारे में, पर धीरे धीरे लोगों को, जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, जो स्टूडेंट्स नए नए सेलेक्ट होंगे और वंस दे विल कम टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तो डेफिनेटली लोग एक तरह से कंसिडर जरूर करेंगे। माय कोर्सेज विल बी आल्सो कंसिडर्ड बाय देम, बट डेफिनेटली ऑल दोज हु आर वाचिंग, आई वुड रिक्वेस्ट you to at least consider these courses also, and all the best for your exam. Okay, so cut off would be like this. Thank you very much.